नमस्कार। वीआईपी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिवंगत भाजपा नेता युद्धवीर सिंह जूदेव की अंतिम यात्रा आज विजय विहार से निकाली गई। युद्धवीर के पार्थिव शरीर को प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, शौर्य प्रताप सिंह जूदेव सहित अन्य परिजनों ने सबसे पहले कांधा दिया। लगभग 500 मीटर की दूरी तक अर्थी में कंधा देने के बाद सुसज्जित वाहन में दिवंगत युद्धवीर के पार्थिव शरीर को रखा गया, जिसके बाद यात्रा मुक्तिधाम के लिए जशपुर के विभिन्न रास्तों से होते हुए निकली। राजकीय सम्मान के साथ युद्धवीर सिंह के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अंतिम विदाई के समय रणविजय सिंह जूदेव, विक्रमादित्य सिंह जूदेव, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, बीजे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल, पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर, नंद कुमार साय, सांसद गोमती साय समेत सभी दलों के नेता और बड़ी संख्या में युद्धवीर सिंह के चाहने वाले मौजूद थे। उनके रिश्तेदारों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें और अपने सिर चरणों में स्थान दें शांत। हाँ, हमेशा विधानसभा में हम लोग एक दूसरे अलग अलग पार्टी से थे, लेकिन जब भी साथ में बैठते थे तो हम लोगों के बीच वो अंतरंगता थी, आपस में जो बातचीत होती थी वो जशपुर के बारे में हमेशा चर्चा करते थे और हमेशा यहाँ के विकास के बारे में बात करते थे। तो एक दूसरे से बात तो होती ही रहती थी और अपने अपने जो स्मरण है अपने पास है वो हमेशा हम लोगों के जहन में रहेगा। उनके चले जाने से जहाँ पर व्यक्तिगत रूप से जूदेव परिवार का क्षति है, वहीं जिस राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे उनके दल को भी नुकसान है और सभी जो राजनीतिक रूप से एक अच्छा लीडर रहता है वो सबके लिए एक पॉजिटिव रहता है कि देर सवेर सबका मदद करना, काम करना आदत में रहता है। नहीं रहने से कमी हमेशा लोगों को एहसास होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में बस्तर से आए सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। सीएम बघेल के आमंत्रण पर प्रतिनिधियों का मंडल मुख्यमंत्री निवास पहुंचा था। चर्चा के दौरान प्रतिनिधि मंडल में शामिल लोगों ने कहा कि राज्य सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रारंभ कर गरीब और आदिवासी परिवारों के बच्चों की शिक्षा के लिए एक अच्छी पहल की है। इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी और उद्योग मंत्री कवासी लखमा, संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी, रेखचंद जैन, विधायक चंदन कश्यप सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। महासमुंद जिले में 5 स्कूली छात्रों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। इसके बाद स्कूली शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह टेकाम का बयान सामने आया है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, आप भी सुनिए। लगभग 1.5 साल से स्कूल बंद थे और हम लोगों के लिए बच्चों का पढ़ाई भी आवश्यक है और बच्चों की सुरक्षा भी जरूरी है, प्राथमिकता हमारी है। भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के तहत प्रदेश में स्कूलों का संचालन किया जा रहा है ऑफलाइन के माध्यम से, और स्कूल में बड़ी सावधानी के साथ स्कूल का संचालन हो, ये हम लोग चाह रहे थे। लेकिन साथ में ये भी निर्देश थे कि आप रैंडम जांच करते रहें और उसी रैंडम जांच करने में कुछ बच्चे उसमें प्रभावित के उसमें मिले हैं। देखिए, निर्देश तो हमारे हैं, नहीं, निर्देश तो हमारे यही हैं कि उनका पूरा जो प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइन है, जो निर्देश हैं, उसका पूरा पालन करते हुए अपना स्कूल का संचालन करें। और हमने तो तब तो भी कहा था कि जिन क्षेत्रों में संक्रमण का दर कम है वहाँ पे तो करना ही था, वो तो पहले से हमारा निर्देश है। लेकिन चूँकि रैंडम भी जांच हम लोगों ने कहा था कि जांच करते रहें,
तो इसमें अभी जांच हुआ, उसमें कुछ तो बच्चे इसमें सर्वाइव। लोगों को सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से आज माइलस्टोन ऑनलाइन जन सुविधा केंद्र देवपुरी में मोजेक्स पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक सत्यनारायण शर्मा ने अपने हाथों से इसकी शुरुआत की और कहा कि पोर्टल बनने से लोगों को सुविधा मिलेगी। जियाउल साहब के माध्यम से एक जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ हम लोगों ने मिलकर किया है। यह हम सब के लिए गौरव की बात है। हर व्यक्ति को अपने घर के नज़दीक जन सुविधा केंद्र का लाभ मिले और हर उनका ट्रांजैक्शन इस पोर्टल के माध्यम से हो, ये हम सब चाहते हैं। समय की बचत, पैसे की बचत, श्रम की बचत होने से ये जन उपयोगी पोर्टल होगा। हमने ये जो पोर्टल लॉन्च किए हैं mojex.in, ये एक कॉमन पोर्टल है। इसको हम खाली वेंडर के थ्रू से नहीं, ये सिंगल पर्सन मतलब घर पे इंडिविजुअली भी इसको यूज कर सकते हैं। इसमें हमने जो कवर किया है शुरू से, मतलब छोटे से छोटे चीज़ लेके आपका हेल्थ है, उसमें फाइनेंस का है, टिकट बुकिंग का है, जो CSC देता है इसी से और ज़्यादा सर्विस हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये हम ऐसा एक मॉडल बनाए हैं जिस मॉडल के थ्रू से खाली लोगों को जो है जो सर्विस भी मिल रहा है और उससे कुछ जो है इनकम भी हो पाएगा। बेमेतरा जिले में एक ऐसा गांव भी है जहां जाने वाली सड़क जिले के नक्शे में ही नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जिले के बोदका गांव की, जहां साजा ब्लॉक के ग्राम बोदका से ठेलका मार्ग का पहुंच मार्ग नक्शे से ही गायब है। नतीजतन ग्रामीणों को आवागमन की भारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। यहां वर्षों से सड़क नहीं बनी है, जिसके चलते ग्रामीणों को आने जाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ग्रामीणों ने बताया कि हमें हर एक छोटी बड़ी चीज़ के लिए ठेलका गांव जाना होता है। ये कच्चा मार्ग लगभग 10-12 सालों से इसी स्थिति में है। ना ही पूर्व के जनप्रतिनिधि और ना ही वर्तमान जनप्रतिनिधि हमारी समस्या को सुलझा पाए हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि ये सड़क नहीं बनी तो वो आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। के समस्या तो 200 साल से ही हाल है और हमेशा ठेलका बाजार आ जाए में बहुत दिक्कत होते हैं। हर हफ्ता साप्ताहिक बाजार, हर चीज़ छोटे छोटे काम से लिए हम ठेलका जायल पड़ते। तो सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि वो जल्द बनाए कोशिश करे, हमरो तरफ ध्यान दे। सोसाइटी घलो ठेलके में हैगा, हाँ, सोसाइटी है घलो हमारे ठेलके में है। और जैसे ट्रैक्टर में या कहीं में बंधान ला भर के लेखतन तो यही जगह गाड़ी है। एक बार तो पलटी खाए खुआ है, एकदम से ढूल के ऐसे मुड़ गिरी से मोरे धान ला लेगत रहा किराया ट्रैक्टर में। मने ये जगह हर वक्त समस्या आते, मतलब हर बारिश में समस्या, हर बारिश में और खोला जाते तहाँ ले वो सोसाइटी धान लेते तेनो समय वही समस्या रह रही थी। लाभ चंद अपना जगह गए तब वोट का नक्शा नहीं है। कई दिस चुनाव समय आते तब वोट लेबर दौड़त आते तब वोट का नक्शा नहीं है, वोट लेबर करा थे। और रविंद्र चौबे की जगह गए तो वो कहते नक्शा नहीं है, तुम्हारे जा देख लो नक्सल कह के तो चौबे तक आते वोट लेबर। तो जब नक्शे में नहीं है तो वोट लेबर का चीज़ क्या थे हैं। तो आज का जो नंदिया तरिया फूटा है तो जवाबदारी कम से कम मंत्री महोदय मला होना चाहिए ना। नहीं तो फिर नक्शे में नहीं है तो वोट ले मत आवाए। हमारे बार सरकार कुछ मत कराए हैं, जेल भी बने हमारे बस्ती अपन। ये समस्या ला 10 साल हो गए देखत इहू बनी कि से 3 साल पूर गए। अब ये दरी कहूँ नहीं बनी है, 2 साल बचे तेन मत तो गाँव भर वोटे ही डालन सीधा बहिष्कार हुई। 11वीं और 12वीं कक्षा में ITI पढ़ने के इच्छुक छात्र हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक विषय के स्थान पर ITI विषय का चयन कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक जो कोर्स ITI में 1 वर्ष में पूरा होता है उसे स्टूडेंट्स 11वीं-12वीं की पढ़ाई के दौरान 2 वर्षों में पूर्ण कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ITI पाठ्यक्रम के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव VK गोयल के अनुसार छात्र स्कूली शिक्षा के साथ साथ रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम भी पढ़ सकेंगे। स्कूली शिक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूली शिक्षा के साथ साथ वो रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों को भी पढ़ सकें, ITI में भी उनका प्रवेश हो सके। इसे तो स्कूल शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग ने मिल करके संयुक्त रूप से एक योजना तैयार की गई है,
जिसमें हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ITI में भी प्रवेश लेंगे और उनको एक साथ दोनों के प्रमाण पत्र मिलेंगे। ITI में उत्तीर्ण करने पर SCBT का प्रमाण पत्र मिलेगा, जिससे उसको रोजगार मिल पाएगा, और माध्यमिक शिक्षा मंडल में पढ़ाई करके उसको माध्यमिक शिक्षा मंडल में उत्तीर्ण का सर्टिफिकेट जारी होगा, जिससे वो उच्च शिक्षा का अध्ययन कर सकेगा। और उसके छात्र के पास में दोनों ऑप्शन रहेंगे। अगर उसको आगे उच्च शिक्षा में पढ़ाई करना है तो 12वीं के सर्टिफिकेट के आधार पर कॉलेज में प्रवेश ले सकेगा, और अगर उसको रोजगार चाहिए होगा तो SCBT के सर्टिफिकेट के आधार पर उसको रोजगार मिल जाए। हमने उसमें किया है कि 11वीं और 12वीं में जो 2 भाषा के विषय होते हैं, उसमें से भाषा के एक विषय में उसको छूट दे रहे हैं। वो हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक विषय को छोड़ सकता है, और दूसरे विषय के स्थान पर उसके जो ITI के ट्रेड के नंबर रहेंगे, उस ट्रेड के नंबर हम अपनी मार्कशीट में शो करेंगे। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार को आदिवासी हितैषी बताया। वहीं उन्होंने बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा कि 15 साल सत्ता में रहने वाली बीजेपी ने आदिवासियों के हित के लिए कुछ नहीं किया, जबकि कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों के हितों को देखते हुए वन उपज पट्टे बांटे, वन उपज की खरीदी शुरू की गई और ऐसे ही कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। वहीं अब बीजेपी बस्तर में कई तरह के षड्यंत्र करने में लगी है, मगर वो कभी सफल नहीं हो पाएगी। खासकर आदिवासियों की आय बढ़ाने और उन्हें वनोपज संग्रहण का सही दाम देने के लिए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार काम कर रही है। पिछले वर्ष देश में होने वाले वनोपज संग्रहण का 73% छत्तीसगढ़ में हुआ। इस वर्ष 86% वनोपज संग्रहण का काम छत्तीसगढ़ में हुआ। इसी तरह कोदो, कुटकी, रागी, मिलेट उगाने वाले किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार मदद कर रही है। 15 साल तो भाजपा की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, कभी नहीं पूछा कोदो, कुटकी, रागी उगाने वाले किसानों के हाल के बारे में। वनोपज संग्रहण में कभी रुचि नहीं ली। दरअसल भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं थी कि समाज के गरीब लोगों को, अंतिम छोर में खड़े व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। भाजपा ने सबको वंचित रखा। पूरे राज्य का बजट कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार में जाता रहा, और अब कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार समाज के गरीबों, मजदूरों, किसानों के हित में काम कर रही है, और यही तो भाजपा से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। राष्ट्रीय बजरंग दल ने आज नगर निगम रायपुर का घेराव किया। विगत दिनों रायपुर नगर निगम द्वारा महादेव घाट के पास बने अस्थायी कुंड में निगम की गाड़ी के माध्यम से गणपति जी की मूर्तियों को भरकर लाया जा रहा था और गाड़ी के ऊपर से ही कचरे की तरह कुंड में फेंका जा रहा था। इस पर बजरंग दल का कहना है कि नगर निगम रायपुर की इस हरकत से हिंदू समाज की धार्मिक भावना आहत हुई है, जिसके विरोध में आज निगम का घेराव किया गया। यदि निगम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता तो हर हिंदू सक्षम है वो स्वयं गणपति में कलाम करें। बिल्कुल हम कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। ये तो खाना पूर्ति हुई है। छोटे कर्मचारियों को निलंबित करके ये कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी प्रताड़ना किए हैं। जैसा हमारे धर्म के साथ अपमान हुआ है, वैसे ये छोटे कर्मचारियों के साथ भी कार्रवाई करके खाना पूर्ति कर रहे हैं। वास्तव में जो अधिकारी वहाँ पर जो जोन कमिश्नर स्तर का अधिकारी वहाँ पे नियुक्त किया गया था, नैतिक जिम्मेदारी उनकी बनती है, और साथ में उनके साथ साथ ये जिम्मेदारी कमिश्नर और महापौर की भी बनती है। वो केवल छोटे कर्मचारियों को निलंबित करके अपना हाथ खड़ा नहीं कर सकते। आज राष्ट्रीय बजरंग दल इस मांग को लेकर रायपुर नगर निगम का घेराव करने आया था। हमने कमिश्नर को ज्ञापन दिया है, उनसे आग्रह किया है कि दोषी जो भी कर्मचारी, अधिकारी जो भी हों, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो। साथ ही हमने एसपी को भी ज्ञापन दिया है, डीएसपी के माध्यम से एसपी को हमने भी उनसे भी यही मांग की है। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बस्तर यानी घने जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ अब
शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर। देखिए बस्तर की हर खबर अब वीआईपी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कार्यक्रम सुभाष की बात। एक शेर है कि ना गगन बदला है ना चमन बदला है, ये मुर्दे वही हैं सिर्फ कफन बदला है। तो सवाल है, क्या किसी राज्य के मंत्री मुख्यमंत्री के बदल देने से क्या वहाँ की सियासत बदल जाएगी? इधर के दिनों में राजनीतिक पार्टियाँ अपनी साख, अपने घोषणा पत्र, अपने काडर और अपने नेताओं की छवि और चुनावी समीकरण और उसको दिग्विजय सिंह कहते हैं इंजीनियरिंग के आधार पर क्या चुनाव लड़ती हैं। आजकल चुनाव से पूर्व प्रशांत किशोर जैसे विशेषज्ञ भी राय देने लगे हैं और वो ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर बताते हैं कि कौन से मुद्दे, कौन सा नेता, कौन सी योजना आपको अगले चुनाव तक जिताने का माध्यम बनेगी। अभी हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री को बदला गया, पूरे मंत्रिमंडल को बदल दिया गया। जो भाजपा इस समय पूरे देश में सबसे ज़्यादा राज्यों में काबिज है, उन्होंने उत्तराखंड में अपने मुख्यमंत्री को बदला, कर्नाटक में अपने मुख्यमंत्री को बदला। अभी तत्काल कांग्रेस ने पंजाब के सबसे वरिष्ठ नेता अमरिंदर सिंह को हटाकर एक दलित मुख्यमंत्री के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने पहली बार 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए, जिसमें एक जाट समुदाय के नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा है और दूसरे नेता को हिंदू नेता के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, ओपी सोनी है। इसके पहले उत्तर प्रदेश में भी सभी राजनीतिक पार्टियों ने, चूंकि अगले साल चुनाव होने वाले हैं, तो उन्होंने ब्राह्मण वोटरों को रिझाने के लिए वहाँ पर ब्राह्मणों को आगे किया है। हमको लगता है कि हमारे देश में जो राजनीतिक पार्टियाँ वो धर्म जाति के आधार पर ज़्यादा चुनाव में फोकस करती हैं और उसी के आधार पर टिकट भी देती हैं और उसी के आधार पर वोट भी मांगती हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी भी एक कोशिश होती है कि राज्य का जो छत्रप हो वो इतना मजबूत ना हो जाए कि वो या इतना लोकप्रिय ना हो जाए कि वो केंद्र को चुनौती देने लगे। तो जब भी राज्य मजबूत होता है तो उसके छत्रप को किनारे लगा जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ममता बनर्जी है, जो तृणमूल कांग्रेस की नेता है। वो जब कांग्रेस में थी तो वो धीरे धीरे एक चुनौती बन रही थी। जब उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्होंने अपने बूते पार्टी खड़ी की और वो आज बंगाल में एक छत्र राज कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय स्वाधीनता संग्राम के जो मूल्य हैं वो उनका विध्वंस हो रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोकतंत्र की प्रतिष्ठा के अनेक प्रयत्न हुए। लोकतंत्र की बुनियाद उन्हीं मूल्यों की जमीन पर रखी गई। नेहरू युग में स्थापित इन मूल्यों में राजनीतिक सुचिता को पर्याप्त स्थान दिया गया, लेकिन अब धीरे धीरे दांव पेच, तिकड़म, चालबाजी को राजनीतिक कौशल की तरह अपनाया जाने लगा है और हम इसकी परिणति देख रहे हैं। जिस तरह हमारे बाजू जो कुछ घटित हो रहा है, खास तौर से चुनाव के संदर्भ में तिकड़मबाजी को अवगुण की तरह देखने बरतने का रिवाज अब लगभग खत्म हो गया है। एक तरफ जहां अब चुनाव में ही लोकतंत्र के समूचे मर्म और अर्थ को समेट दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ रण कौशल को चुनाव जीतने का कारगर नुस्खे के रूप में भी जरूरी मान लिया गया है। राजनीति अब जनता को बांटने का माध्यम हो गई है। यही वजह है कि जब चुनाव आते हैं तो हम देखते हैं कि चुनाव आया तो मौसम आया रे, चुनाव का मौसम आया रे, मौसम आया रे, तनाव का मौसम आया रे। तो ये मौसम क्यों आता है? क्योंकि लोग जानते हैं कि जब एक दूसरे समाज के भीतर तनाव पैदा किया जाएगा और वो जब आपस में विभक्त रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं वोट का बंटवारा होगा और जिसके पास ज़्यादा बड़ा समुदाय होगा वो चुनाव जीतेगा। कोई भी दल अब इससे अछूता नहीं है। इसलिए किसी भी चुनाव में अगर कोई दल बहुसंख्यक मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए उनकी धार्मिक और जातिगत पहचान को ध्यान में रखकर नेतृत्व परिवर्तन करता है तो इसमें कोई अचरज करने की बात नहीं है। जनता की राजनीतिक चेतना को विकसित करने की बजाय अब उसे राजनीतिक अशिक्षा का शिकार बनाकर भेड़ों के झुंड में बदल दिया गया है। अधिकांश राजनीतिक पार्टियां वो इसी तरह के खेल में लगी हैं कि हम जनता के जो वादे उन्होंने किए थे वो शायद पूरे हो ना हो, उनका घोषणा पत्र पूरा हो ना हो, पर वो एक नए नेता को लाते हैं। लोगों को एक तरह से छलना है, उनकी आंखों के सामने धोखा देना है कि देखिए हमने बदल दिया, अब हमने दलित को ले आए, अब हमने देखिए आपके समाज के लोगों को ले आए। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां जो अपने एजेंडे पर काम नहीं करती है, उनके पास वोट बटोरने का और कोई तरीका नहीं होता, उनकी लोकप्रियता जब घटती है तो इस तरह के लगातार मुहिम चलाती है।
तो उससे कोई सियासत में बहुत तब्दीली नहीं होगी। हो सकता है जनता को लगे कि आदमी बदल गया है, पहले वाले को गलत था, अब ये नया है, पर पार्टी तो वही है, उसके बाकी लोग भी वही है। सवाल एक पार्टी को इस तरह से देखना चाहिए कि वो जन के अपेक्षाओं पे कितनी खरी उतरी है, उसने जन घोषणा पत्र जो बनाया उसका अमल कितना किया, उसके राज्य में उसने अपने लोगों को कितनी राहत दी, ये इस पे मूल्यांकन होना चाहिए, ना कि जाति, धर्म या पिछले को इस कह के कि अगर ये सत्ता में रहे तो हो सकता है कि हमको जनता का विरोध झेलना पड़े, उसको बदल दें। तो ये सब अदला बदली से सरकार तो थोड़े दिन के लिए बदल जाएगी, पर अगले चुनाव में पता नहीं जनता किस तरह से वोट देगी। यही वजह है कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को जब उनका केंद्रित नेतृत्व हटाना चाहता है तो वो अपनी सत्ता को, अपनी ताकत को सिद्ध करना चाहता है, और पूरे समय वो इसी जुगाड़ में रहता है कि उसके विधायक उसके साथ रहें। वो विधायक के साथ अपने को जोड़ता है, या तो खुद वो मुख्यमंत्री बनता है या अपने इर्द गिर्द के लोगों को जो उसके विश्वास पात्र हैं उनको वहाँ की सत्ता सौंपना चाहता है। आप देख रहे थे कार्यक्रम सुभाष की बात। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेमेतरा जिले में 21वीं राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला मुख्यालय के बेसिक मैदान में हुआ। ये प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव गुरुदास बंजारे, स्थानीय विधायक आशीष छाबड़ा के आतिथ्य में संपन्न हुई। 4 दिनों तक चलने वाली इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 5 जोन की टीमें शिरकत कर रही हैं, जिनमें दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर, बस्तर और रायपुर की सीनियर और जूनियर बालक और बालिका की टीमें शामिल हैं। इनमें 500 से भी ज्यादा खिलाड़ी और कोच शामिल हैं, जिनमें वॉलीबॉल, सॉफ्टबॉल और तीरंदाजी खेल का आयोजन होगा। लेकिन अब इस आयोजन पर खतरा मंडराने लगा है और प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल भी उठने लगे हैं, क्योंकि कल ही साजा विधानसभा के कन्या स्कूल में 7 बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आयोजन करवाना कितना सही है। कहीं ऐसा न हो कि बाहर से आए खिलाड़ी मेडल के साथ कोरोना वायरस का भी पुरस्कार साथ ले जाएं। गरियाबंद जिले के देवभोग रायपुर नेशनल हाईवे पर एक बार फिर नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाया है। नेशनल हाईवे में स्थित गांव जुगाड़ और तौरेंगा के बीच नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाए हैं, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने नक्सलियों द्वारा लगाए गए इन बैनर पोस्टरों को हटा दिया है। बीते मंगलवार छत्तीसगढ़ राज्य में 26 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। राजधानी रायपुर में सिर्फ एक मरीज की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और सबसे ज्यादा महासमुंद जिले में 5 नए संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश भर में वैक्सीनेशन ड्राइव में चौतरफा तेजी देखने को मिली है। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए 1,74,00,000 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जहां 1,29,00,000 लोगों को पहला टीका लगा है, तो वहीं 45 लाख लोगों ने कोरोना की दोनों खुराक ले ली है। अब वहीं बात करें 18 से 44 वर्ष आयु की, तो वहां पर 66 लाख लोगों ने पहला टीका लगवाया है और 45 वर्ष से ऊपर में 56 लाख लोगों ने पहला टीका कोरोना का लगवाया है। तो वहीं बीते मंगलवार को प्रदेश भर में 26 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है और रायपुर में सिर्फ एक कोरोना मरीज पॉजिटिव पाया गया है। कैमरामैन टिकेश्वर साहू के साथ नवरत्न पाराशर, वीआईपी न्यूज़, रायपुर। इन दिनों सूरजपुर जिले में वायरल फ्लू से प्रभावित बच्चों की संख्या में वृद्धि ने सबको चौंका कर रख दिया है। जहां एक ओर बच्चों के परिजन परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के साथ ही जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सूरजपुर के जिला अस्पताल में फिलहाल 75 बच्चों का इलाज जारी है, जिनमें 12 बच्चे ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन का ये दावा है कि अभी तक बड़ी संख्या में बच्चे स्वस्थ होकर घर वापस भी जा चुके हैं, लेकिन लगातार बीमार बच्चों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय बनी हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय का दौरा किया और स्वास्थ्य विभाग को जरूरी निर्देश दिए। बच्चे को तबीयत खराब था, इसलिए। क्या हो रहा था बच्चे को? सर्दी खांसी। कितने दिन से आप यहाँ पर आए हैं? 4-5 दिन हो गए, 5 दिन आज। यहाँ आने के बाद क्या इलाज सही हो रहा है आपको? हाँ, हो तो रहा है। ये मौसमी बीमारी का समय है और इसमें बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इसलिए बच्चों की संख्या ज़्यादा है इस समय हॉस्पिटल में।
और बच्चों को जो समस्या है वो सर्दी खांसी की समस्या है। नहीं, इलाज को लेकर कहीं कोई समस्या नहीं आ रही है। हमारे पास पर्याप्त संख्या में स्टाफ हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं आ रही है। इस समय वायरल का समय है, उसी के हिसाब से है। कुछ बच्चों में संख्या में वृद्धि जरूर देखी गई है, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। पूरा हमने MCH इसी काम के लिए, जो पहले हमने कोरोना के लिए आरक्षित किया था, पूरी तरीके से उसी के लिए कर दिया है। कहीं पर कोई विषय नहीं है। हर बच्चे को जो भी आ रहा है उसको वो दिया जा रहा है। निमोनिया के कुछ प्रकरण होते हैं जिनमें कि डॉक्टर्स का कहना है कि ऑक्सीजन देनी पड़ती है, उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं। अच्छी बात यह है कि बच्चे आ रहे हैं और उसी हिसाब से बच्चे डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। राजधानी स्थित एक्सप्रेस वे के नीचे एक युवक की लाश मिली है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सिविल लाइन पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान कालीनगर निवासी राकेश टंडन के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक मृतक के शरीर पर किसी प्रकार की कोई चोट का निशान नहीं है। मृतक शराब पीने का आदी था। इसके अलावा उसे मिर्गी की बीमारी भी थी। मृतक मजदूरी का काम करता था। काम पर जाने के लिए घर से आज सुबह 5 बजे वो निकला था, जिसके बाद वो घर वापस नहीं लौटा। मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। फ्लाईओवर के नीचे में एक कालीनगर निवासी 32-35 वर्षीय एक युवक है, उसकी लाश मिला है। मिर्गी वगैरह की बीमारी थी। सुबह 5 बजे घर से काम करने के लिए निकला था। मर्ग कायम कर लिया गया है, जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध नहीं लग रहा है, फिर भी मर्ग की जांच की जा रही है। कुछ बीमारी मिर्गी की बीमारी होना बताया जा रहा है। कोई चोट के निशान नहीं, अभी तो जाहिरा कोई चोट का निशान नहीं है। राजधानी रायपुर में महिलाओं और बच्चों से अनाचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। विधानसभा इलाके में 17.5 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में 19 वर्षीय आरोपी छत्रपाल साहू को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता और आरोपी पड़ोसी हैं। दोनों की पहले से जान पहचान थी। शादी का झांसा देकर आरोपी ने नाबालिग का दैहिक शोषण किया। खम्हाड़ी विधानसभा थाना क्षेत्र में एक 376 और पास्को 1 का मामला पंजीबद्ध किया गया है। इसमें पीड़िता नाबालिग है और वो गर्भवती हो गई थी। उसके बाद से अपराध पीड़िता की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बस्तर पुलिस को आज एक और बड़ी सफलता मिली है। बस्तर पुलिस ने अवैध रूप से लाखों रुपयों का गांजा परिवहन करते 2 तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ट्रक, 2 मोबाइल फोन और 3 ATM कार्ड जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामला थाना नगरनार क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है अवैध रूप से गांजा का परिवहन उड़ीसा से छत्तीसगढ़ होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर किया जा रहा है। और इस सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर थाना प्रभारी नगरनार शिव शंकर गेंदले के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर जो है उड़ीसा छत्तीसगढ़ की सीमा की ओर रवाना किया गया था। और उक्त टीम के द्वारा जो है धनपुंजी नाका पर जो है एक संदिग्ध ट्रक की पहचान कार्यवाही कर जो है घेराबंदी कर रोका गया। और इसमें जो है 2 संदिग्ध व्यक्ति मिले, जिनसे पूछताछ करने पर अपना नाम उमाशंकर गोरी और सत्यवीर सिंह खटिक, दोनों निवासी उत्तर प्रदेश का होना बताया गया। और जिनके ट्रक की तलाशी लेने पर उक्त ट्रक में जो है 680 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जो है वो बरामद किया गया। और दोनों आरोपियों से पूछताछ करने पर इनके द्वारा बताया गया कि उक्त गांजा जो है उड़ीसा से जो है छत्तीसगढ़ होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर लिया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।